Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. ma'am. So I told you yesterday to study this topic, food crisis. I hope you all had studied. So let's discuss this. Then we'll move to the नीति आयोग. तो उसके बाद में नीति आयोग जो है वो भी इसी चैप्टर का हिस्सा है, जो कि इसमें प्रॉपरली मेंशन नहीं है. तो जो एडिशनल टॉपिक की कैटेगरी में दिया हुआ है वहां से थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और फिर थोड़ा बहुत जो है वो गूगल से पढ़ेंगे. ठीक है. Food crisis, the agricultural situation went from bad to worse in the 1960s. अब जैसे कि हमने पहले भी चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि खाने की कमी हो गई थी उस समय में बहुत ज्यादा, तो जो सिचुएशन थी वो और ज्यादा खराब हो गई थी 1960 के दौरान. Already the rate of growth of food grain production in the 1940s and 1950s was barely staying above rate of population growth. अब हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत ज्यादा खराब थी. फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन था वो इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था 1940 से 1950 के बीच में. वो इतना भी नहीं था सही कि वहां पे जो पॉपुलेशन है उस समय जो जनसंख्या है वो उनका भी प्रॉपरली भरण पोषण हो पाए. उतना भी नहीं यहाँ पर चीजों का प्रोडक्शन हो पा रहा था. Between 1965 and 1967, severe droughts occurred in many parts of the country. और सूखा भी उस समय में बहुत पड़ा था अलग-अलग हिस्सों में देश के. As we shall study in the next chapter, this was also the period when the country faced two wars and foreign exchange crisis. जैसा कि अब हम आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, यही वो समय भी था जब इंडिया से दो लड़ाइयां भी इंडिया ने लड़ी हैं, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी यहाँ पे हुआ है और वॉर्स भी लड़े हैं. All this resulted in a severe food shortage and famine-like conditions in many parts of the country. और इसी के कारण जो है अकाल भी पड़ा, कई जगह पे खाने की कमी भी हो गई. यही इसके एक तो लड़ाइयां हुई, वॉर्स हुए, इसके कारण भी बहुत असर पड़ा इन चीजों पे देश के कई हिस्सों पे. It was in Bihar that the food crisis was most acutely felt as the state faced a near famine situation. बिहार के अंदर सबसे ज्यादा असर हुआ था इस चीज का. यहाँ पे बहुत शॉर्टेज हो गई थी खाने की सिचुएशन में. द फूड शॉर्टेज वाज सिग्निफिकेंट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार. सारी ही जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार की वहां पर खाने की कमी दिख रही थी. सेम थी, सिमिलर कंडीशन थी. विद इन 9 डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसिंग लेस देन हाफ ऑफ देयर नॉर्मल आउटपुट. 9 डिस्ट्रिक्ट जो है वो करीब जो उनका पहले आउटपुट हुआ करता था उसका भी आधा ही वो लोग उगा पाए थे. 5 of these districts in fact produced less than one third of what they produced normally. और इनमें से 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी 5 डिस्ट्रिक्ट इनमें से ऐसी थी जो अपनी जो उनकी नॉर्मली वो प्रोड्यूस किया करते थे उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही प्रोड्यूस कर पाए थे. फूड deprivation subsequently led to acute and widespread malnutrition. अब क्या हुआ, खाने की कमी के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा कुपोषण फैलने लगा. It was estimated that the calorie intake dropped from 2200 per 2200 per capita per day to low as 1200 in many regions of the state. यानी कि यहाँ पे जो एस्टिमेट लगाया गया था कि एक दिन में एक व्यक्ति को जितनी कैलोरीज खानी चाहिए उसका वो गिर कर ग्राफ सिर्फ 1200 ही रह गया था कई सारी रीजन्स में से स्टेट के. as against the requirement of 22,450 per day for the average person. यानी जो एवरेज पर्सन को 2450 कैलोरी खानी चाहिए एक दिन के अंदर, वो 2200 था, इनका पहले ही कम था और 2200 से भी घट करके वो सिर्फ 1200 ही रह गया था. Death rate in Bihar in 1967 was 34% higher than the number of deaths that occurred in the following year. अब यहाँ पे जब खाने की कमी हो गई है, सारी चीजें बहुत ज्यादा खराब होती जा रही हैं, तो यहाँ पे डेथ रेट जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. 34% बढ़ गई थी आने वाले साल से. Food prices also hit a high in Bihar during the year, even when compared with other North Indian states. अब खाने की कमी है तो खाने की प्राइसेस भी बढ़ गई थी बिहार के अंदर साल में. दूसरे नॉर्थ इंडियन स्टेट से कंपेयर करें तो उससे उसके कंपैरेटिवली बिहार में खाने की रेट्स बहुत ज्यादा थी. फॉर व्हीट एंड राइस द प्राइसेस इन द स्टेट वर ट्वाइस और मोर देन देयर प्राइस इन द प्रॉस्परस पंजाब. चावल और जो गेहूं है उसकी प्राइसेस या तो डबल थी या बहुत ज्यादा थी जो बाकी स्टेट्स जैसे कि पंजाब जो है उससे कंपेयर किया जाए तो.
The government had zoning policies that prohibited trade of food across the state. अब गवर्नमेंट की एक जोनिंग पॉलिसीज थी जिसमें आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर खाना ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते. दिस रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन बिहार ड्रामेटिकली. और इसी के कारण जो है बिहार के अंदर खाने की कमी जो है वो बहुत ज्यादा हो गई थी. अवेलेबिलिटी नहीं थी वहां पे क्योंकि ये किसी और स्टेट से ले नहीं सकते थे जहां पे अच्छे से फसल उग रही है या अच्छे से वहां पे प्रोडक्शन हुआ है, उनसे ये ट्रेड नहीं कर सकते थे. ये इनकी एक गवर्नमेंट की कोई जोनिंग पॉलिसी थी. In situations such as this, the poorest sections of the society suffered the most. और इस तरह की सिचुएशन में जो गरीब तबका था सोसाइटी का, समाज का, उसको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ रहा था. The food crisis had many consequences. अब खाने की कमी के काफी ज्यादा consequences रहे हैं, situations, circumstances रहे हैं. The government had to import wheat and had to accept foreign aid mainly from the US. सरकार को मदद लेनी पड़ी, गेहूं उनको इंपोर्ट करवाना पड़ा, मेनली यूएस से जो था उससे लेना पड़ा था. और इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है, मतलब अब इनसे मदद ली थी तो इनकी वजह से इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो भी चेंज करनी पड़ी थी क्योंकि इन्होंने प्रेशराइज किया था. Now the first priority of the planners was to somehow attain self-sufficiency in food. अब पहली प्रायोरिटी जो थी प्लानर्स की वो ये थी कि भाई किसी भी तरीके से हम अपने इतने सक्षम हो जाएं कि खुद का खाने का प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से कर पाए, हमें किसी की मदद नहीं लेनी पड़े. The entire planning process and sense of optimism and pride associated with it suffered a setback. पूरी प्लानिंग प्रोसेस और खुद का एक ऑप्टिमिज्म कि हाँ हम कर लेंगे ये चीज, अब जितना है हम उसमें इम्प्रूव करेंगे, ये सारी चीजें जो थी ये इस चीज को, जो क्राइसिस आया था, इसको पीछे छोड़ने के लिए की गई थी कि हाँ अब हम जो ये पीछे हो गए हैं इतना ज्यादा कि हमें खुद का खाना भी प्रॉपरली प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को अब हम धीरे धीरे ओवरकम करेंगे. ये इनका मेन मोटो था. किसी को कोई दिक्कत इस टॉपिक के अंदर तो आप लोग पूछ सकते हैं. नो मैम, नो नो प्रॉब्लम. मैम. नो मैम. ओके नो तो ये मैम. ओके तो ये चैप्टर जो है वैसे तो हमारा कंप्लीट हो गया है. अगर आपको किसी भी टॉपिक में इसके दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नीति आयोग जो है वो पढ़ना शुरू करें. किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसके किसी भी टॉपिक में इस चैप्टर नो के? मैम. नो मैम. ओके नो मैम. तो ये हमारा चैप्टर है प्लानिंग डेवलपमेंट वाला. मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम. यस मैम. ये है Yes, ma'am. आपका सिलेबस, ठीक है, 21 से 22 का है. और इसके अंदर कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो इन्होंने ऐड किए हैं उनका कुछ मैटर इन्होंने दे रखा है यहाँ पर. तो हमने जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चैप्टर कर लिया है, ठीक है. इसके अंदर हमने मैम. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस ऋतिक, ये बोल रहा हूँ. यस मैम. ये कर लिया. प्लानिंग और कमीशन कर लिया, 5 ईयर प्लान्स कर लिया है, ठीक है. और नीति आयोग जो है वो करना है. और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसका कुछ हिस्सा जो चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है वो किया है. एक इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ था जिसमें इन्होंने प्लानिंग प्रोसीजर पूरा समझाया था. अब नीति आयोग जो है उसके बारे में हमें यहाँ पे कुछ मैटर इन्होंने दे रखा है, उसको पढ़ेंगे पहले. उसके बाद में जो है बाकी जगहों से इसके कुछ पॉइंट्स लेकर के आपको पढ़ाएंगे, ठीक है. क्लियर है? यस मैम. After independence, a planning commission based on socialist model was formed for the planned development of India. जब हमें आजादी मिल गई थी, जैसे कि हमने पढ़ा था, तो एक प्लानिंग कमीशन बिठाया गया था जो कि सोशलिस्ट मॉडल पे बेस्ड था. हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए उसको सेट किया गया था. But in the era of globalization, especially in the 21st century, it was becoming ineffective and irrelevant. अब ग्लोबलाइजेशन के एरा में, इस पीरियड में, स्पेशली 21वीं सदी के अंदर ये जो प्लान था ये बिल्कुल भी कारगर काम नहीं था.
ये इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा था, particularly in terms of coping with the pressing challenges of development। और बेसिकली जो हमारे यहाँ पे भी डेवलपमेंट के challenges थे उनके साथ में ये सेटअप नहीं कर पा रहा था, कोप नहीं कर पा रहा था। Hence, during his Independence Day speech on 15th August 2014, Prime Minister Narendra Modi talked about the abolition of Planning Commission। इसीलिए जब इंडिपेंडेंस डे की स्पीच हो रही थी 15 अगस्त 2014 में, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटाने की घोषणा की। नीति आयोग was constituted in place of planning commission on 1st January 2015 with the objective of providing the necessary and technical advice to the union government regarding policy making at the central and state level। नीति आयोग का गठन किया गया, नीति आयोग का गठन किया गया था इस दौरान, और प्लानिंग कमीशन की जगह पे किया गया था 1 जनवरी 2015 को। प्रॉपरली इसको फॉलो अप किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पे जो भी जरूरी और टेक्निकल एडवाइस की जरूरत है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए, सेंट्रल हो या स्टेट लेवल पे कहीं पे भी, वो इसका काम करेंगे। नीति आयोग जो है वो बेसिकली ये काम करेगा कि उनको प्रॉपर जितनी भी टेक्निकल एडवाइस की जरूरत है वो उनको प्रोवाइड कराएगा। The Prime Minister of India is the ex officio chairman of Niti Aayog and he appoints the vice chairperson of Niti Aayog। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग की तरह देखे गए, ठीक है, और उन्होंने एक वाइस चेयरपर्सन भी बिठाया नीति आयोग में, इन्होंने अपॉइंट किया। द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग वाज अरविंद पनगरिया। जो पहले वाइस चेयरपर्सन रहे हैं नीति आयोग के वो है अरविंद पनगरिया, ये आपको याद होना चाहिए। डॉक्टर राजीव कुमार इज द करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, और डॉक्टर राजीव कुमार जो है वो अभी करंट वाइस पर्सन है चेयरपर्सन है इस नीति आयोग के। To harmonize the interest of national security and the economic policy and to prepare strategic and long-term framework of policy and program, Niti Aayog act as a think tank of the union government। अब प्रॉपर नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात हो, या लंबे समय के लिए काम किसी पॉलिसी को बनाना है, उसका फ्रेमवर्क तैयार करना है, कोई स्ट्रेटेजिक तरीके से प्रोग्राम बनाना है, ये सारे ही कामों के लिए नीति आयोग जो है वो थिंक टैंक की तरह काम करता है। सोच विचार और प्रॉपर सारा एक प्रोसीजर को फॉलो अप करके एक अच्छे से अच्छा फ्रेमवर्क तैयार करके देना जिससे हमारा देश का डेवलपमेंट हो सके और कोई भी कमी यहाँ पे ना रहे, इसका काम जो है वो यही है, ठीक है। By adopting a bottom-up approach, the Niti Aayog acts in the spirit of cooperative federalism as it ensures equal participation of all states in the country। अब bottom-up approach इन्होंने अपना रखी है, जिसमें नीति आयोग जो है बेसिकली ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह काम करता है कि भाई सारे ही लोग जो हैं, सारी ही स्टेट जो है उनका प्रॉपर तरीके से उनका एक डेवलपमेंट हो सके, किसी के साथ में कोई बायस तरीके से चीजें नहीं हो, और सारे ही लोग जो हैं वो अच्छे से डेवलप कर पाए, किसी का नुकसान नहीं हो, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। सो दिस इज नीति आयोग। किसी को कोई दिक्कत किसी लाइन में? No, ma'am. No, ma'am. ओके, सो ये था नीति आयोग। Are you able to see the screen? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay, the objectives and features of Niti Aayog as given on the government website: to evolve a shared vision of national development priorities, sectors and strategies with the active involvement of states। यानी कि एक प्रॉपर नेशनल डेवलपमेंट जिसको प्रायोरिटी लेकर के चल रहे हैं, सारी सेक्टर्स और प्रॉपर स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए सारी ही स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म विद द स्टेट्स ऑन अ कंटीन्यूअस बेसिस, रिकॉग्नाइजिंग दैट स्ट्रांग स्टेट मेक अ स्ट्रांग नेशन। दूसरा पॉइंट ये बता रहा है आपको कि यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाली चीज ये लेकर के चल रहे हैं, जहां पर शुरुआती तौर पे ये सब चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉपर मैकेनिज्म प्रोवाइड करा रहे हैं कि किस तरीके से कंटिन्यूअस बेसिस पे सारी ही स्टेट जो है वो स्ट्रांग बने, क्योंकि जब स्ट्रांग होंगी स्टेट्स तभी आपका नेशन जो है वो स्ट्रांग होगा। थर्ड पॉइंट है टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल एंड एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है
किस तरीके से हमें इस तरह का मैकेनिज्म फॉलो करना है जिसमें हमें विलेज लेवल से लेकर के ऊपर वाला जो हायर लेवल है उन सब तक का सबका ही डेवलपमेंट करना है. Fourth point, to ensure on areas that are specifically referred to it that the interests of the national security are incorporated in economic strategy and policy. Fourth point ये है कि यहाँ पर basically जो national security वाली चीज है वो economic strategy के अंदर और policy के अंदर include की जाएगी, यानी कि देश की security जो है वो सबसे प्रायर है, ठीक है, सबसे ऊपर है. To pay special attention to the section of our society that may be at risk of not benefiting adequately from economic progress. फिफ्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि हमें उस समाज के उस तबके की तरफ ध्यान देना है जहां पर जिनको इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस की वजह से कुछ नुकसान है या उनको फायदा नहीं हो रहा है या वो रिस्क पर हैं, उन पर भी हमें स्पेशल अटेंशन देना है. To design strategic and long-term policy and program frameworks and initiatives and monitor their progress and their efficacy to lesson learned through monitoring and feedback will be used for making innovative improvements, including necessary mid-course correction. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रॉपर उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी कि उनको चेक किया जाएगा, उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि भाई ये जितने भी इम्प्रूवमेंट्स के लिए ये इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट्स बना रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बना रहे हैं, उनका कितना फायदा हो रहा है, क्या उनका फीडबैक रह रहा है, और अगर उनके फीडबैक में उनको लग रहा है कि कुछ हमें करेक्शन करने की जरूरत है तो वो भी ये करेंगे, भले ही वो बीच में डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो गया उसके बीच में जरूरत क्यों नहीं आ जाए करेक्शन की, तो ये वो भी करेंगे, मिड कोर्स करेक्शन. ठीक है, अभी तक किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay. To provide advice and encourage partnerships between key stakeholders and national and international like-minded think tanks as well as educational and policy research institutions. लोगों को एडवाइस देना और एनकरेज करना कि भाई सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, जो बेसिकली नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, भले वो एजुकेशनल हो या पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो, उनकी भी मदद ली जाएगी, एडवाइस ली भी जाएगी और उस पर काम भी किया जाएगा. To create a knowledge, innovative and entrepreneur to create a knowledge and innovation and entrepreneurial support system through a collaborative community of national and international experts, practitioners and other partners. अब यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें लोगों को नॉलेज मिले, इनोवेटिवली काम हो, सबको सपोर्ट सिस्टम मिले, एंटरप्रेन्योर बेसिस पे, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो उनको सपोर्ट करें, एक कोलैबोरेटिव फॉर्म में काम करें, यानी कि सारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भले वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हो, प्रैक्टिशनर्स हो या दूसरे पार्टनर्स, सब मिलकर के काम करें. ठीक है. To offer a platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues in order to accelerate the implementation of development agenda. एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां पर सारे इंटरसेक्टोरल यानी कि इंटरस्टेट के जो डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे पे डालते जाते हैं कि भाई नहीं ये हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है, हम दूसरे डिपार्टमेंट का काम है, ये तो वही करेंगे. तो इस तरह की जो बीच में प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉर्ट आउट करते हुए चलना, जितने भी इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं उनको इस ऑर्डर में लेकर के आना कि वो जो हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है उसके फॉलो अप करते हुए चलें, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए चलें, कुछ दिक्कतें ना हो. To maintain a state-of-the-art resource center, be a repository of research on good governance and best practices and sustainable and equitable development, as well as help their dissemination to stakeholders. बेसिकली मेंटेन करना, वही स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर जो है उसको मेंटेन करना, जो रिसर्च अच्छी एक प्रॉपर रिपोजिटरी फॉर्म में जो रिसर्च चल रही है उसको फॉलो अप करना जिससे अच्छी तरीके से सरकार का काम हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इक्विटेबल डेवलपमेंट हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें जो है वो प्रॉपरली स्प्रेड हो, वो सारी चीजें यहाँ पे बोली गई हैं. फिर है टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स, कि यहाँ पर हर लेवल पे टेक्नोलॉजी जो है, बेसिस जो है 21st सेंचुरी के अंदर टेक्नोलॉजी जो है उसको हैंड इन हैंड लेकर के चलना पड़ता है कि सारे ही जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर अपग्रेड करते रहें उनको टाइमली, ठीक है, जिससे सारे प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स जो है वो अपनी पूरी कैपेसिटी से काम कर सकें. समझ में आया? बेसिकली कंक्लूजन ये है
कि पहले जहाँ पे हम लैक करे हैं चीजों के अंदर, जो हमारी पॉलिसीज बनाई गई हैं या जो भी हमने काम किए हैं उसके अंदर जहाँ जहाँ भी हमारी कमी छूटी है वो सब हम कवर करते हुए चलें, लोगों के बीच में कॉपरेशन बिठाते हुए हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसको फॉलो अप करें, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। वो इन्होंने सारे ही पॉइंट्स इसके अंदर कवर किए हैं। अब इसके कुछ फीचर्स हैं बेसिकली। यहाँ पे नॉलेज स्किल जैसे हम पढ़ते हुए आए, रिसोर्सेज, स्पीड, प्रमोट करना रिसर्च को, इनोवेशन करना, ऐसी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाना जिससे गवर्नमेंट का भला हो, सारे जो इश्यूज है वो कवर अप हो जाए, वो सब बेसिकली यहाँ पे इसके 4 पॉइंट्स मेन हेड्स हैं। डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, पहले पॉलिसी बनाओ, प्रोग्राम बनाओ, उसका प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार करो, फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म उसके अंदर डालो, मॉनिटरिंग और एवेल्यूशन करो, यानी कंटिन्यूस उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, इफ नेसेसरी तो उसके अंदर चेंजेस होने चाहिए। थिंक टैंक, नॉलेज एंड इनोवेशन हब जो है वो क्रिएट करना है जिसमें हम इसको लेकर के और काम कर सकें। ठीक है, अब ये बेसिकली नीचे आपको वैरायटी दे रखी है कि कौन कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में, या आप कह सकते हो अलग अलग ये जो नीति आयोग है उसके उसको सपोर्ट करते हुए कौन कौन सी फील्ड के अंदर काम किया जा रहा है। अब इसमें आप ये यहाँ पे 23 दे रखे हैं, तो अगर आप 10 भी आपको याद रह जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। बेसिक पहला है एग्रीकल्चर, फिर सेकंड है हेल्थ, फिर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट एंड रिसर्च, एचआरडी इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, skill development and employment, rural development, sustainable development goals, energy, managing urbanization, industries, infrastructure, financial resources, natural resources and environment, science and technology, state coordination and decentralization, planning, social justice and empowerment, land and water resources, data management and analysis, public-private partnerships, project appraisal and management division, development मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सारे ही जो हैं डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर ये बेसिक काम कर रहे हैं। सो हियर कंप्लीट योर नीति आयोग। ये जो ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स हैं ये आपको, आप नीति आयोग अगर आप गूगल करेंगे तो इनकी एक गवर्नमेंट की साइट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इज इट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. नो मैम। ओके सो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम कल की क्लास में इसके टेक अवे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेंगे, और फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग बता दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर Yes, योर ma'am. हिस्ट्री क्लास। Thank you, ma'am.